बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इन्वायरमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन, व्हाई फूड चेन हैव ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। तो इसलिए क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ओनली 10% एनर्जी are transfer and rest of energy are released into the environment. That's why like producer is called autotroph, having largest amount of energy. They using sunlight energy. Sunlight रेडियंट एनर्जी कितने परसेंट बेटा? 1% ही यूज करता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ये किस, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोड्यूसर किस ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, तो आप बताएंगे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर क्योंकि ऑटोट्रॉफ होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये प्रोड्यूसर पहले ट्रॉपिक लेवल में होंगे और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होगी? इन्हीं के पास होगी। अब इन्होंने जो भी एनर्जी बनाई है एज ए फूड, वो उसका कितना परसेंट? 10%। जैसे इन्होंने अगर 1000 किलो कैलोरी बनाई है, जूल बनाई है, तो इसका केवल 10% ही आगे जाएगा, है ना। किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बेटा अगर पूछ ले किस ट्रॉफिक लेवल में, तो आप बताएंगे सेकेंड। कौन होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर? कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर बेटा हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है बेटा, हर्बीवोर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसका 10% ही आगे जाएगा कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो कितना हुआ इसका 10%? 1000 का 100 जाएगा आगे, 100 किलो कैलोरी इसके पास पहुंची। अब जब सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा, जो कार्निवोर्स होगा, कौन होगा? कार्निवोर्स, उसके पास भी 10% एनर्जी इसकी जाएगी, ठीक है। तो 100 का 10% 10, क्लियर हो गया। और इसका 10% जो है नेक्स्ट टॉप कार्निवोर्स में जाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे लास्ट, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? कार्निवोर्स। और टॉप और टर्शरी कंज्यूमर कौन है? टॉप कार्निवोर्स। तो 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। अगर ट्रैफिक लेवल और ज्यादा हो जाएगा, 4 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो जो ऊपर के ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं केवल 3 से 4 लेवल तक ही होते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, किस ट्रॉपिक लेवल में होंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में है, कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स है सेकेंड में, कार्निवोर्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स है थर्ड में, और सेकेंडरी जो कार्निवोर्स है वो फोर्थ में। अच्छे से एक एक चीजें पढ़ लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई डाउट? राइट द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो जो डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट होते हैं, कौन बेटा? जो डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट होते हैं वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया और फंगस, है ना, बैक्टीरिया और फंगस, इनको आप सैप्रोफाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डे डे के ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, इसलिए हम इनको सैप्रोफाइट भी कहते हैं और इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम। और एंजाइम जो होता है वो जो भी एंजाइम्स है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये बेटा क्या करेगा? जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये बात याद रखना, ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, उसको बेटा ये क्या करेंगे? ये ब्रेक डाउन करने में, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने में, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट रिमेन, एनिमल फीकल मैटर एंड एनिमल रिमेन्स, तो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और सिंपली ब्रेक हो जाएगा इनटू सिंपलर फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी इनटू द सॉइल, और ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा और इन्वायरमेंट में ये क्या हो जाएगा? रिसाइकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए इन्वायरमेंट क्लीनिंग की तरह काम करते हैं डिकम्पोजर, और ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी सॉइल की बढ़ाते हैं, और बायो फर्टिलाइजर की तरह भी ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का बेटा क्या मतलब है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दें अगर, उसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, है ना। जैसे एग्जांपल पूछ ले कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम किया करते हैं, राइजोबियम भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं,
है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर पूछ ले कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, सिम्बायोटिक है ये। कैसे हैं, अगर एक वर्ड आ जाए कि सिम्बायोटिक कौन है, तो जो सिम्बायोट होते हैं वो एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये हमारा पूरा रोल हो गया डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर का आपको एग्जांपल हो गया, उसका क्या रोल है ना, सिम्बायोट कैसे वो एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, कैसे बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे, एग्जांपल हमने बता दिया, और कैसे वो चीज़ों को रिसाइकल करेंगे, है ना। ये बात समझ में आ गई पूरी, ठीक। अब इसके बाद बेटा जब आपने इतना सब कर लिया, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब गिव द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूट जाते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया जस्ट अभी, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं टूटते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो बायोडिग्रेडेबल वे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ह्यूमन फीकल मैटर है, ह्यूमन वेस्ट है, जो है एनिमल वेस्ट है, प्लांट रिमेन्स है, जो भी चीजें हैं, सब्जी है, सारी चीजें जो भी हैं, है ना, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। लीफ है, पेपर है, बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक हो जाए, जिसको कौन ब्रेक करेगा, डिकम्पोजर। कौन ब्रेक करेगा, डिकम्पोजर ब्रेक कर देगा, और जो है ये फिर सॉइल में मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये केमिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, केमिकल, जैसे आपका प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको बैक्टीरिया अपने एंजाइम से ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ईयर्स, हजारों सालों तक ये वैसे ही बने रहते हैं, इनको हम कहते हैं बायो। अगर एक बायोडिग्रेडेबल का और एग्जाम्पल पूछ ले, डीडीटी, ये बहुत पूछता है, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, डीडीटी। तो ये क्या है, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह हम इसका यूज करते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी नॉन बायो है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, डीडीटी। बात समझ गए। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर इसका इफेक्ट पूछ ले एनवायरनमेंट में, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे वो एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड हो जाएंगे और ये सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। जब ये सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे और इन्वायरमेंट में इनका कोई हार्म नहीं होता, ये रिसाइकिल हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी, कंपोस्ट बनाने और सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, बर्निंग होती है तो एयर पोल्यूशन करते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है बेटा, जैसे डीडीटी का भी हम पढ़ेंगे कि क्या इसका इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में। बात समझ गए, ठीक। अगला है बेटा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओजोन गैस, व्हाट प्रेजेंट, व्हिच लेयर इट प्रेजेंट, एंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल। एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। अब जब बेटा ओजोन की आप बात करते हैं तो ओजोन का फार्मूला है O3, ठीक है, O3 ओजोन का फार्मूला है। अब ये जो ओजोन गैस है, जैसे हमने बताया कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारा जो है हमारे जो पूरा 3 लेयर है बायोस्फीयर की, कौन कौन, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर आपकी जो होती है ना, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में आपका वाटर हो गया, ट्रोपोस्फीयर में टेरेस्ट्रियल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, एटमॉस्फेयर में आपकी गैसें हो गई। ये बात हो गई, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की बहुत सारी गैसें लेयर हैं, एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो लेयर है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीसोस्फीयर। तो जो ओजोन गैस है वो किस लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है जो 20 to 100 किलोमीटर तक ऊपर तक रहती है, ठीक है, और हमारा जो 20 to 80 से ऊपर तक रहती है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो बेटा स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें ओजोन गैस होती है। ओजोन लेयर का क्या काम है बेटा, जो ओजोन लेयर है हमारी, ओजोन लेयर ये क्या करती है, जो भी सन से जो भी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज है,
उनको डायरेक्टली अर्थ में आने से ये रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि क्योंकि ये यूवी रेज जो होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। क्या होती है? हार्मफुल। ये क्या है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करती है? म्यूटेशन कर देती हैं, स्किन में कैंसर कर देती हैं, डीएनए में चेंज कर देती हैं, कैटरैक्ट कर देती हैं, बहुत सारे रोग डिजीज कर देती हैं। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन को डायरेक्ट पृथ्वी में या अर्थ में आने से रोकती हैं। ये इनका काम होता है ओजोन लेयर का। ये बात समझ गए? अब बात आती है कि ओजोन लेयर को कौन सी गैस इफेक्ट करती है, और ये जो है बनती कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन जो गैस है, जैसे आपने कहा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना? कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 21% है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है इसमें आया यूवी रेज आ गई, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन यहाँ आएगा, फिर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और एटमॉस्फेयर में आने पे फिर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाएगा, और क्या बना लेगा? O3, ओजोन गैस। ये बात समझ गए? ओजोन गैस बना लेगा, बना लिया। अब क्या होगा बेटा? ये गैस बनती क्यों नहीं? फिर ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि जब हम लोग CFC का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट की तरह इसको हम यूज करते हैं। लेकिन जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो जो यूनिप ने, है ना, यूनिप क्या है? एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या कहता है? जो भी ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं, उनके कंजम्पशन को, उनको यूज को हमको डिप्लीट करना है, मतलब डिक्रीज करना है, यूज को कम करना है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको लाया गया था, बनाया गया था कि हमको कम करना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने CFC के यूज को कम कर दिया, जिससे ओजोन डिप्लीशन ना होने पाए। तो CFC बेटा क्या करता है? इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो है ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है और O3 नहीं बन पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओजोन का ऐसे बनेगा फॉर्मेशन। ओजोन जो डिप्लीशन है उसको यूनिट जो होती है उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट। क्या कहते हैं बेटा? डॉप्सन यूनिट, या कहते हैं DB, डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। डिप्लीशन का मतलब उसकी लेयर थिन हो रही है, पतली हो रही है, ये मतलब है। ठीक है, ये पूरा समझ गए? यूनाइटेड नेशन समझ गए, यूनिप समझ गए, CFC समझ गए, ओजोन लेयर कैसे बनेगी समझ गए, ओजोन का फार्मूला समझ गए, CFC कहाँ से निकलती है समझ गए। कोई दिक्कत हो तो बताना। अगला है बेटा, ये पूरा हो गया हमारा। अब एक बार यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आपका पेपर आराम से अच्छा हो जाएगा टर्म सेकेंड बच्चों। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसका क्या मतलब है बेटा? मैग्निफिकेशन मतलब जब आप क्या करते हैं, ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आप यूज करते हैं, जो एनिमल्स मेड हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। उसका जो कंसंट्रेशन है बढ़ता चला जाता है, कंसंट्रेशन हाई होता चला जाता है इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। इस वर्ड को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगर पूछ ली बायोमैग्निफिकेशन का क्या एग्जांपल है, तो बायोमैग्निफिकेशन का बेटा एग्जांपल है DDT। अभी हमने बताया, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या है, क्या कर देता है ऐसा? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है और नहीं ये डाइजेस्ट होता है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की आप बात करें, अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन जो छोटे जीव होते हैं, फिर फिशेज होती हैं, और फिर बर्ड्स हो गई। इस तरह बर्ड्स फिशेज को खा जाती हैं इस तरह में। अब जो है ना फाइटोप्लैंक्टन, ये जू, फिर छोटे जू प्लैंक्टन, फिर फिशेज, फिर बर्ड्स, इस तरह। अब जब DDT का आपने यूज किया एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि DDT है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा है कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वाटर में, एक्वाटिक प्लांट में, एनिमल्स बॉडीज में चला जाएगा। यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन कम है, 2
2 है, 2 ppm है, 2 है, कम है, तो धीरे धीरे जब आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसमें और ज़्यादा होगा, इसमें इसका कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा होगा। बर्ड्स में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन होगा सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि डाइजेस्ट तो होता नहीं है ना। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया तो ये इसमें डिपॉजिट हो गया, फिर जूप्लैंक्टन को छोटी फिश ने खाया तो इसमें डिपॉजिट हो गया, अब फिश को बर्ड्स ने खाया तो इसमें डिपॉजिट हो गया बहुत ज़्यादा। अब ये इसके टिश्यू, फैट टिश्यू में, मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा, डिग्रेड होगा नहीं, डाइजेस्ट होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो बर्ड्स होंगी, आप देखते होंगे कि अब बहुत सारी बर्ड्स जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं रेडिएशन की वजह से और डीडीटी की वजह से भी। तो ये क्या होगा कि जो बर्ड्स में कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम फॉर्मेशन है, वो इफेक्टेड हो जाएगा, और जो उनकी एग की सेल है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो जो उनके हैच यंग वंस हैं ना, जो उनके चूजे हैं, वो क्या हो जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, प्रीमेच्योर उनकी जो है इसका ब्रेक हो जाएगा, और वो जल्दी प्रीमेच्योर उनका निकल जाएंगे, जिससे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाएंगे, मेच्योर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी। बात समझ गए? ये इफेक्ट है इसका। और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, डीडीटी केमिकल है। बात समझ गए? बायोमैग्निफिकेशन क्लियर है? ठीक। अब अगला है बेटा, ये पूरा आप समझ गए। अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट आप सब जानते ही हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उसमें कोई भी नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैसेज है, हाउस गैस क्या है, और इसकी रिस्पॉन्सिबल कैसे है ये, है ना। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो जो भी हीट है जो अर्थ के सरफेस में आती है, तो अर्थ के सरफेस में जो भी हीट आती है ना, वो अर्थ में रह के रेडिएंट हो जाती है ना, बाहर निकल जाती है, तो हीट लॉस हो जाता है। लेकिन हीट लॉस कब नहीं होता, जब ग्रीन जो गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज, उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, या उनका कंसंट्रेशन बढ़ना, जैसे CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैस वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल कौन है, CO2 60%, मीथेन 20%, 13-14%, 7-8%, CO2, मीथेन, CFC एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब हम ह्यूमन मेड एक्टिविटी करते हैं, बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग करते हैं, तो इनका नंबर बढ़ जाता है, और ये एटमॉस्फेयर में इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जो हीट का लॉस है ना, वो नहीं हो पाता है, और हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम होगी, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होगी, प्लांट्स को भी प्रॉब्लम, सारी चीज़ों से इन्वायरमेंट को, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ड्राउट का फ्लूड आ सकता है, ड्राउट हो सकता है, माइग्रेशन होगा, एनिमल का हैबिटेट लॉस होगा, वो ज़्यादा माइग्रेट करेंगे, इन्वायरमेंट चेंज होगा, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये ग्लोबल वार्मिंग का। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसी को हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वही वर्ड इसी से रिलेशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस गैस और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, फॉर डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट को कट करना इन लार्ज स्केल, इसको कहते हैं डी नहीं, डिफॉरेस्टेशन, याद रखना। अब डिफॉरेस्टेशन करेंगे, बर्निंग, जो भी व्हीकल्स हैं एनर्जी उनका कम यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम करेंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज की ओर हम ज़्यादा देखेंगे, लुक करेंगे कि क्योंकि वो हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं करती हैं, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें भी फ्यूचर में अपने अर्थ को सेव करना है, और अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको एक सेफ अर्थ और एक सेफ फ्यूचर देना है। ठीक है बेटा, तो ये इतनी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस सेक्शन के हो जाएंगे ना। वेस्ट वाला भी पढ़ लेना, रिसाइकिल, रीयूज, उसके आर होते हैं वो पढ़ लेना। तो ये आपका हो गया, ठीक है बेटा, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।